नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बातचीत की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ईरान और इराक के युद्ध में अमेरिका प्रवेश कर गया है और उसके एंटर करने के बाद उन्होंने 3 जगह पर, जहां परमाणु स्थल हैं उनके, ईरान के, वहां पर अटैक किया B-2 बॉम्बर से और करीब करीब 125 फाइटर जेट भेजे उन्होंने। तो जो ये बात हुई जिसमें इजराइल ईरान की जंग थी, पर अमेरिका इसमें किसी न किसी तरह से जुड़ ही गया और 3 उसके एटमी ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 14,000 किलो के दर्जन भर करीब 12 बम गिराए गए। अब अमेरिका ने ईरान पर 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के लिए अमरीकी अभियान, जिसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने कहा कि यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा B-2 ऑपरेशनल हमला था। इसने अपने लक्ष्यों को बेहद गंभीर क्षति और विनाश पहुंचाया। अब अध्यक्ष जनरल डेन केन ने संडे की सुबह पेंटागन में फोर्डो, नातांज और इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थलों पर हमलों का विवरण देते हुए एक ब्रीफिंग में कहा था, यह एक अत्याधुनिक गोपनीय मिशन था और वाशिंगटन में बहुत कम लोग इस योजना के समय किसी को जानते थे। मतलब इसकी सीक्रेसी बरकरार रखी गई, ये बताया नहीं गया किसी को। अमेरिका के जो टॉप ब्रांड लीडर्स हैं उनको भी नहीं पता था। कैन ने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक मिशन में 7 B-2 स्पिरिट बम वर्षक शामिल थे, जो मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से ईरान के लिए पूर्व की ओर उड़े थे। अब B-2 का एक और समूह के रूप में काम करने के लिए प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम की ओर उड़ा था। शनिवार के दिन ये समाचार रिपोर्ट सामने आई कि बम वर्षकों का एक समूह गुआम में अमेरिकी बेस की ओर बढ़ रहा था। इस बीच ईरान पर पेलोड गिरने वाले बम वर्षकों द्वारा पूर्व की ओर 18 घंटे की उड़ान के लिए कई बार उड़ान के दौरान ईंधन भरने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विमान अटलांटिक और भूमध्य सागर को पार कर रहे थे। बम वर्षक विमानों ने मध्य पूर्व में भूमि पर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान और सहायक विमानों से आपस में उनकी बातचीत हुई और यह एक जटिल कड़े समय पर युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया, ये केन साहब कह रहे हैं। और इसमें जो 3 ठिकाने हैं वो फोर्डो, नातांज और इस्फहान, वहां पर 13,608 किलोग्राम के दर्जन भर बंकर बम, जो बस्टर बम होते हैं, वो गिराए गए। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया गया, जिसमें 7 स्टील B-2 बॉम्बर्स, रिफ्यूलिंग और फाइटर जेट समेत 125 से ज्यादा, हमने पहले ही बताया आपको, विमान शामिल थे। इस्फहान और नातांज पर 30 टाम हाक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद संबोधन किया। ये हमने कल आपको 2-3 एपिसोड्स में बताया है।
उन्होंने कहा ईरान अब शांति कायम करे वरना उस और बड़े हमले किए जाएंगे। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी, ये भी हम कल बता चुके हैं। 13 जून से जारी इजराइल ईरान संघर्ष में 657 लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। अब बीच में इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए। अब हमें याद आ गया भाई हमारी भी बात कर लें, हम अपनी भी बात करें। आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन काफी कम मात्रा में है, तो हमारी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस एपिसोड को पूरा देखने का प्रयास करें। अब ईरान की संसद में तेल गैस का रास्ता रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि इस फैसले को अंतिम मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता हुआ संकरा रास्ता है जो ईरान के बिना पार नहीं किया जा सकता। यह ओमान की खाड़ी, ओमान, ईरान, पाकिस्तान और यूएई के बीच में से होकर जाता है। यहां से दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस सप्लाई होती है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब कीमतें बढ़ने पर पूरे विश्व में महंगाई का असर होगा। अब ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने आपको बता दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बड़ी बातें बोली, ये भी हमने आपको बता दी थी। और उसके बाद जो अपडेट है वो ये है कि इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला बोल दिया है। अब इजरायली एयरफोर्स ने संडे नाइट, मतलब आज सुबह मंडे है, ईरान के शहरूट में एक बैलिस्टिक मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान के भी अंदर 200-250 किलोमीटर अंदर। इजरायली सेना ने के प्रवक्ता जो है ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हमले में मिसाइल इंजन बनाने वाली मशीनें और कई जरूरी इक्विपमेंट तबाह कर दिए गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये जगह ईरान के सरफेस और सरफेस मिसाइलों के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी। इसके जरिए ईरान आने वाले सालों में हजारों मिसाइलें बनाने की प्लानिंग कर चुका था और वो प्रोसेस में था। अब 10 दिन में इजराइल ने तेहरान पर 200 जगह हमले किए हैं। अब आज 11वां दिन है। ईरान की राजधानी तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेक मोटोमेदियन ने बताया है कि पिछले 10 दिनों में इजरायली हमलों में शहर के 200 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा इजरायली सेना ने 200 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें 120 से ज्यादा रिहायशी मकान पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 500 मकानों को नुकसान पहुंचा है। अब इजराइल हमले में ईरान के 9 सैनिक भी मारे गए। इस सैनिकों के मरने की जो खबर है ये शायद पहली बार आ रही है। अब ईरानी अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि इजरायली सेना ने सेंट्रल ईरान के यज़्द राज्य में 2 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 9 सैनिक मारे गए। ये पहली बार मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया। फॉक्स न्यूज एजेंसी के अनुसार मरने वालों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 मेंबर और 2 सैनिक शामिल हैं।
अब नेतन्याहू को पहले से अमेरिकी हमले की जानकारी थी, ये तो बात स्पष्ट है। और इजरायली मीडिया ने बताया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन को ईरान पर अमेरिका के हमले की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले मिल गई थी। अधिकारी ने बताया कि इजराइल को ईरान से किसी बड़े हमले की उम्मीद नहीं है, हमें लगता है कि ईरान वही करेगा जो उसने आज सुबह किया। इजराइल ने साफ किया कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए तैयार हो जाए तो वह बमबारी रोकने को तैयार है। अब भाई साहब, आपकी हालत इतनी पतली और खराब हो चुकी है कि चीथड़े चीथड़े हो गए मगर आह नहीं निकलती, आपका वो हाल हो गया। तो अधिकारी ने ईरान पर निर्भर है, हम पर नहीं। अगर कोई समझौता हो जाता है तो इजराइल तुरंत हमले रोक सकता है। तो अगर हमले ही रोकने थे तो भाई किए क्यों, ये भी तो बताओ। दिमाग का तुम्हारा गोबर हो गया है क्या, गधेला दिमाग है क्या तुम्हारा? आक्रमण भी करोगे और बाद में शांति भी चाहोगे, तो ये जो दोहरी नीति है ये चलेगी नहीं। आप पर आक्रमण होगा और दबा कर होगा और होना भी चाहिए, ये मेरा निजी मत है। अब ये तेल अवीव एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ानें फिर शुरू होगी, ये कहा जा रहा है। फिर शुरू हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ये तो देखने वाली बात है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ानें फिर से शुरू होंगी, ये कहा जा रहा है। इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी IAA ने बताया सुरक्षा नियमों के कारण उड़ानों और यात्रियों की संख्या सीमित रहेगी और सोमवार से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी उड़ानें शुरू होंगी। यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब ईरान के यज्ञ में इजरायली हमले से IRGC के 9 मेंबर्स की मौत हो गई है। हमने अभी आपको पहले ही बताया है, ईरान के यज्ञ शहर में इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कम से कम 9 सदस्य मारे गए हैं। अब ये तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक 2 सैन्य ठिकानों पर हमले में IRGC के 7 सदस्य और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। हमले में अन्य लोग भी घायल हुए हैं, ये भी बात है। और इस्लामिक देशों के संगठन ने ईरान पर हमला करने की निंदा की है। अब इसमें इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है और संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया है। संगठन ने इसे बर्बर हमला करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। नेतन्याहू ने यहूदियों के धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल का दौरा किया है, जो कि यहूदियों के लिए काफी पवित्र स्थल माना जाता है। रविवार शाम को यहूदियों के धार्मिक स्थल यरूशलेम की पश्चिम दीवार जो वेस्टर्न वॉल है, और वहीं उनको पूजा करने का हक है, बाकी जगह उनको पूजा करने का हक भी नहीं है, ये भी बात साफ है। दीवार पर प्रार्थना करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और इजराइल को बनाए रखने के लिए करिश्मे करते रहेंगे। मुझे अपने लोगों पर गर्व है, उनका 10वां दिन में दूसरा दौरा है। वे ईरान पर पहले भी यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ एक नोट भी रखा था। नेतन्याहू ने उस नोट पर लिखा, देश शेर की तरह उठ खड़ा हुआ है। यह बाइबल की एक भविष्यवाणी की तरह है, जिसमें यह कहा गया, इजराइल की संतानें शेर की तरह उठेगी। अब ये आपका धार्मिक मामला है, इसमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता और आपको एक सीमित जगह पर पूजा करने का अधिकार मिला है। बाकी जो टेम्पल ऑफ द टेम्पल है, जो पवित्र स्थान अंदर है, वहां आपको जाने का कोई हक है नहीं। ये आपके साथ अकॉर्ड है और एक ही दरवाजा है जहां से आप अंदर जा सकते हैं, और ये वेस्टर्न वॉल है, इसके पीछे की साइड में आपको पूजा करने का हक दिया गया है। ईरान पर हमले के लिए भारतीय एयर स्पेस के इस्तेमाल का दावा फेक है। अब ईरान पर हमले के लिए भारतीय स्पेस के इस्तेमाल का दावा फर्जी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट
चेक करके सोशल मीडिया पर हो रहे ऐसे तमाम दावों को फर्जी बताया। ये जानबूझकर खबरें चलाई जाती हैं। अमेरिका ने लेबनान से कर्मचारियों को लौट आने का आदेश दिया है। इसमें तैनात गैर आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवारों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके पीछे लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका ने नागरिकों को ईमेल भेजकर जानकारी दी है। और ये एक ईरान की मेहर और तस्नीम न्यूज एजेंसी है। उन्होंने बताया है कि इजरायली सेना ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस बनाने वाली फैक्ट्री, ड्रोन रेजिमेंट का हेडक्वार्टर और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी शामिल है। और इसकी वीडियो भी शेयर की गई है। अब इजराइल ईरान टेंशन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। 12 जून से ये जो परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। जैसे ही हमले की खबर आई, ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमतों में 10% बढ़कर करीब $78 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट VTI भी 10% चढ़कर $74 के पार पहुंच गया है। इसमें आगे और तेजी का अनुमान है। इस खबर को हम अलग से करने का प्रयास करेंगे। और ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर आज यूएन में इमरजेंसी बैठक भी हुई है। अब रात को संयुक्त राष्ट्र परिषद की इमरजेंसी बैठक होगी। यह बैठक हो चुकी है। दरअसल यह बैठक भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगी। ईरान ने इसके लिए यूएन से अनुरोध किया था। अब इसमें ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद देशों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। भारत ने कहा बढ़ता तनाव चिंतित करने वाला है। दोनों पक्ष बातचीत और शांति से समस्या का हल करें। पाकिस्तान ने अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ, ईरान को आत्मरक्षा करने का हक। और रूस ने कहा हम इस हमले के लिए चिंतित हैं। किसी भी देश की जमीन पर मिसाइल बम गिराना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सऊदी अरब ने ईरान पर हमले को लेकर चिंता जताई है। सभी पक्ष शांति बनाए रखें। इराक परमाणु ठिकानों पर हमला मिडल ईस्ट की शांति के लिए बड़ा खतरा है। यमन जो विद्रोही सरकार है, उसने अमेरिका ने और हमले किए तो रेड सी में उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात कही है। और उन्होंने एक मिसाइल छोड़ी भी है। फिलिस्तीन, यह मिडल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। सभी साथी देश मिलकर सामना करेंगे। दरअसल ये फिलिस्तीन को बचाने की ही लड़ाई है। ये ना तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है और ना परमाणु हथियारों को तबाह करने की लड़ाई है। ये दरअसल फिलिस्तीन जो सिमटता जा रहा है, उसकी चिंता के बारे में ये झगड़ा शुरू हुआ है। ईरान का परमाणु हथियार प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। इस वजह से अमेरिका ने कार्रवाई की है। ये ब्रिटेन का कहना है। और ओमान अमेरिका की कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। हम इसको लेकर बेहद चिंतित हैं, ये ओमान का कहना है। और कतर, सभी सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। समस्याओं का बातचीत और कूटनीति से हल करना चाहिए। अब जर्मन में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति से हो। ईरान अमेरिका इजराइल में बातचीत करे। अब सैटेलाइट इमेज में फोर्डो साइट की जमीन धसी हुई दिखाई गई है। और ये आज भी उन्होंने ये कहा है कि नुकसान बड़ा भारी हुआ है। और नीचे ये कौम और ईरान शहर में भी ये 6 जगहों पर नुकसान हुआ है। नीचे जमीन के नीचे भी काफी नुकसान हुआ है। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने फोर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी की एक और साइट सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें फोर्डो साइट पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर में पहाड़ पर 6 बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये उन्होंने एक अंदर तक जो गड्ढे हुए हैं, गड्ढा 1 हुआ है, फिर 2, 3 नीचे जाकर हुआ है, फिर 5 जो है और 4 उसके पैरेलल है, और 6, 7, 4 और 6 नीचे जाकर हुए हैं। अब मैक्सार टेक्नोलॉजी ने फोर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी की एक और सैटेलाइट इमेज जारी की है। इसमें फोर्ड साइट पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीर में पहाड़ पर 6 गड्ढे, बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये गड्ढे D2 स्टेल्थ बॉम्बर्स द्वारा गिरा
30,000 पाउंड के GBU 57 बमों की वजह से बने हैं। ये बम खास तौर पर कठोर सुरंगों और भूमिगत ठिकानों को भेदने के लिए बनाए गए हैं। अब ईरान की संसद ने तेल गैस रोकने का रास्ता प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि इस फैसले को अंतिम मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट में से एक है। यह ओमान की खाड़ी, ओमान, ईरान, पाकिस्तान और यूएई के बीच में है। ये हमने आपको पहले बताया, यह अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। दरअसल यह फारस की खाड़ी ही है। यह क्षेत्र इजराइल ईरान की तनाव की खास वजह है, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान धमकी दे चुका है इस रास्ते को बंद कर सकता है, जिसका असर तेल बाजार में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे हुआ है, ये उन्होंने दावा किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप अपनी कूटनीतिक रास्ता तलाश कर रहे हैं। बम मारने के बाद भाई ये कर रहे हो सब कुछ, कितना नाटक करते हो आप लोग, दोहरे चरित्र वाले लोग हो, आपका एक चरित्र नहीं है। और वेंस ने कहा अब हम इसे लंबा खींचना नहीं चाहते, ना ही इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। भाई आप नुकसान में आ रहे हो, ईरान आपकी ऐसी की तैसी फेरने वाला है, उसकी तैयारी पूरी है और आपको नुकसान होगा, और आप गिड़गिड़ा रहे हो उसके सामने। क्यों नहीं सामना करते, लड़ाई करो ना, डरते क्यों हो, इतने डरपोक क्यों हो? दूसरों के घरों में बम मार के उनसे शांति की अपील करोगे तो ये कहां तक उचित है? अपने गिरेबान में झांको, अपनी चेतना को जगाओ थोड़ा सा। कर क्या रहे हो? कर तो बेड़ा गर्क कर रहे हो पूरे विश्व का, और लगे हुए हो बातचीत करने के लिए दोगले आदमी। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अब इसमें कहाँ नुकसान हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, जिसमें अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला शामिल होगा। इसी के साथ हम आपसे अपील करना चाहेंगे, हमारे निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं, आपके जो विचार इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, वो कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट बॉक्स कम संख्या में आते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि दरअसल आप चाहते क्या हैं। इसी के साथ आप हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम काफी मेहनत लगाकर, दिमाग लगाकर, काफी मशक्कत के बाद ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस मेहनत का हमें फल जो है वो सब्सक्रिप्शन करने से ही मिलता है। और इस प्रकार के बेबाक बात करने वाले गोदी मीडिया की तरह हम अपने एपिसोड्स को नहीं बनाते। हम निष्पक्ष होकर बातचीत करने का साहस और दम्भ भरते हैं। तो आपसे एक बार फिर से प्रार्थना, अरुण के शर्मा MLS 1 को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये हमारी हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए हम इस एपिसोड को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।